आप देख रहे हैं जनता मंच। इस गांव में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, तो हमने तो टीवी में ही उनको देखा है। क्षेत्र में जनता में उनकी पकड़ है वो न के बराबर है, शून्य के बराबर है। और चुनावी कवरेज करते हुए इस समय हम पहुंचे हैं देवरिया लोकसभा के रामपुर कारखाना विधानसभा के नोनापार गांव में। ये गांव इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर एक युवा नेता है जो इतना विकास कराए हैं कि जो बड़े बड़े नेता रह कर नहीं करा पाए। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये कितना सुंदर जो पोखरे का सुंदरीकरण कराया गया है, ब्रह्म स्थान है, मंदिर है और सारी योजनाएं एक यहाँ के युवा नेता द्वारा कराया गया है। काफ़ी परिश्रम करते हैं, पूर्व में ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी भी रहे हैं। इस गांव में वो सारे कार्य होते हैं जो मुख्यमंत्री कार्यालय पर होते हैं। इस गांव में जनता दरबार लगता है, समस्याओं के लिए अधिकारियों की चौपाल लगती है, नेता खुद इस गाँव में आकर लोगों की समस्या सुनते हैं। ये सारे जो कार्य कराते हैं वो पूर्व में भटनी ब्लॉक से प्रत्याशी भी रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख के। नाम है उनका गिरधारी तिवारी। आइए उनसे बात करते हैं कि चुनावी माहौल यहाँ का क्या है और क्या समीकरण बन रहा है इस लोकसभा को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। आप भी लगातार बीजेपी से जुड़े हुए हैं और हिंदू वाहिनी से भी जुड़े हुए हैं। लगातार आप शशांक मणि जो यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी भाजपा के हैं उनको लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का जो नारा है 400 पार, वो पूर्ण रूप से ये पूरे देश की जनता का माहौल देखते हुए सिद्ध हो रहा है कि निश्चित रूप से 400 पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी। आपके विधानसभा में इतना कार्य हुआ है कि आपको क्या क्या गिनाना पड़ता है कि मैंने ये कार्य किया कि जिसको लेकर बीजेपी के लोग वोट करें? आपको क्या लगता है? अगर कार्य गिनाने वाला हो तो उसको गिनाया जा सकता है। जिस विधानसभा में, जिस राज्य में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में अनगिनत कार्य हुए हों, जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। आप जिस गांव में खड़े हैं, इस गांव में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जनता के लिए आया हो और यहाँ के जनता को न मिला हो। योजनाएं सभी यहाँ के जनता तक पहुँचती है? निश्चित। प्रधानमंत्री जी द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जाती हैं, वो हम 100% इस गांव के उस पात्र व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता है और दिया जाता है। जो यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी हैं अखिलेश प्रताप सिंह, वो भी काफ़ी दमदार हैं, बड़े नेता माने जाते हैं और वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जो है दावेदारी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि इसके पहले रुद्रपुर से विधायक रहे हैं। तो वो उस विकास को, जो पहले उन्होंने विकास किया है, उनको विकास पुरुष भी कहा जाता है, लेकर वे मान रहे हैं कि वो चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है, कितनी बड़ी लड़ाई मांगते हैं आप उनसे? देखिए, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, वो टेलीविज़न नेता हैं। वो उनको इसके पहले क्षेत्र में ना, तो हमने तो टीवी में ही उनको देखा है, क्षेत्र में तो मैं उनको नहीं देखा है। और जो बड़े नेता जरूर हैं, वो भी गठबंधन के बड़े नेता हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। लेकिन जो जनता में उनकी पकड़ है वो न के बराबर है, शून्य के बराबर है। और देवरिया सदर की जो लोकसभा सीट है वो निश्चित रूप से जनता किसको जिताएगी, जनता को किसको वोट देना है, जनता ने अपना मन बना चुका है। और देवरिया सदर की सीट शशांक मणि त्रिपाठी जी बहुत भारी वोटों से जीत रहे हैं। जिसकी कितना बड़ा अंतर मानते हैं कि आप उनको कितने अंतर से हरा सकते हैं? लगभग अंतर लाख से ऊपर ही रहेगा। लाख से निश्चित। कल उनके समर्थन में अखिलेश यादव आए थे, उनके आने से क्या प्रभाव पड़ा होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, उन अखिलेश जी के आने से कुछ तमाम जो है योगी सरकार पर भी तमाम बातें कहे कि विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी बहुत है। तो आपको क्या लगता है देवरिया में कितना असर पड़ा उनके आने का? देखिए, पहले तो उनके आने से कोई असर नहीं पड़ा है। बड़े नेता है वो गठबंधन के बड़े चेहरा हो सकते हैं, लेकिन अगर असर पड़ता तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती। और रही बात उनके आने से अगर 1-8% असर भी पड़ा होगा तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने रुद्रपुर में जो महारैली किया है, रैली नहीं, मैं भी उस कार्यक्रम में था। ये भीषण गर्मी में जिस प्रकार लोग मतलब अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए, अगर आप मौके पे होंगे तो आप देखे होंगे, लाखों की संख्या में जो भीड़
वो भीड़ बुलाया, मतलब ऐसा नहीं कि भीड़ को पकड़ कर लाया गया था। वो मोदी जी के प्रति लोगों का प्रेम है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का प्रेम है, पूज्य महाराज जी के प्रति लोगों का प्रेम है। आज जन सैलाब जो रुद्रपुर में उमड़ा था, इससे ये सिद्ध होता है कि किसी के आने से कोई असर नहीं पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी देवरिया से जीत रही है, पूर्ण रूप से जीत रही है और भारी मतों से जीत रही है। ये एक और सवाल है कि अगर सत्ता में आती है सरकार, देवरिया से अगर शशांक मणि जीत के जाते हैं तो आपको लगातार क्षेत्र में जाते हैं, आप लोगों की समस्याओं को यहाँ से मुख्यमंत्री जी के पास तक भी पहुँचाते हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है जिसको आप चाहेंगे कि वो सबसे पहले तत्काल उस पर कार्य किया जाए उस समस्या को लेकर? देखिए, इसके पहले भी जो हमारे सांसद थे आदरणीय बाबूजी रमापत राम त्रिपाठी जी, उन्होंने भी देवरिया सदर से एक राज मिश्रा जी सांसद रहे या रमापत राम त्रिपाठी जी सांसद रहे, निश्चित रूप से बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करा चुके हैं। लेकिन जो हम लोगों के नए सांसद के रूप में आ रहे हैं शशांक मणि जी, ये एक राजनीतिक परिवार से भी बिलोंग करते हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये पढ़े लिखे IITian हैं। नहीं, उसमें बचा क्या है जो लगता है कि उस पर काम करने की जरूरत है? अब देखिए, बेरोजगारी बड़ी मुद्दा है। नहीं, बेरोजगारी बड़ी मुद्दा है देवरिया में। देखा जाता है कि लोग लगातार विपक्ष के लोग कह रहे हैं, युवा भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी यहाँ पर है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, जो विपक्ष कह रहा है वो तो ऐसे बात करता है जैसे उनके समय में रोजगार खुला था, कोई बेरोजगार ही नहीं था, सारे लोग रोजगार में थे। और आप स्थिति देखिए ना, नौकरियां तो हर विभाग में आई हैं, नौकरी तो हर विभाग में, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का हो या स्वास्थ्य विभाग का हो या शिक्षा विभाग का हो या सफाई कर्मी का हो, आप किसी भी एक विभाग को उठाइए जिस विभाग में भर्ती ना आई हो और लोग भर्ती ना हुए हों। सारी परीक्षाएं हुई हैं, लोग परीक्षा पास किए हैं। अब जो उस लायक है ही नहीं है, अब मुझे ए पता ही नहीं है और मैं सी के बारे में बात करूं, तो ऐसे लोग विरोध करेंगे, उनके लिए बेरोजगारी रहेगी। रही बात शशांक मणि त्रिपाठी जी की, तो ये हम लोग पूरे देवरिया लोकसभा के लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो IITian है और वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से कुछ नया करेंगे। रोजगार उन्होंने स्वरोजगार दिया है, उनका अपना भी एक जागृति संस्था चलता है जिसके माध्यम से वो लोगों को रोजगार दिए हैं और स्वावलंबी बनाए हैं। तो निश्चित रूप से देवरिया के लिए एक नया कुछ होगा, ये हम लोग निश्चित रूप से मान के चल रहे हैं। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वोट करने जाए तो क्या सोच के वोट करें? विकास को देख के वोट करें, माननीय प्रधानमंत्री जी को देख के वोट करें। उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा 2017 के पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में। कोई न्यूज़पेपर दिन में कोई दिन खाली नहीं जिस दिन हत्याएं नहीं होती थी, बलात्कार नहीं होते थे। आप देखते थे जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था, आप देखते थे सड़कों की हालत क्या थी। अगर आप गोरखपुर से भटनी में आते थे तो आपको 2.5 घंटा लगता था। आज वही सड़क है, आज सिर्फ सरकार बदली है। आज अपराधी आपको क्या किसी की हिम्मत है, किसी की हैसियत है, किसी के खिलाफ कोई सामाजिक व्यक्ति को या किसी प्रकार गरीब व्यक्ति को सताया जा सकता है? चला के घर गिरा दिया जाता है, तो किसका गिराया जाता है? जो अपराधी है चाहे जो भी लोग हैं, लोग कहते हैं कि घर गिरा दिया जाता है तो इससे डर के मारे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो है, लेकिन घर गिराने में भी कई लोग बताया जा रहा है कि नॉर्मल व्यक्ति का भी कहीं कहीं गिर जा रहा है, तो बुलडोजर से भी तो बड़ा नाराज है लोग। जैसी करनी वैसी भरनी, एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप बताइए, किसी निर्दोष व्यक्ति का घर गिरा है? किसी निर्दोष व्यक्ति या किसी भी गरीब असहाय व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया है? घर गिराने वाले ऑप्शन पे बहुत आपत्ति उठ रही है। कोर्ट भी इस बात को रखा था कि घर गिराना उचित नहीं है, क्योंकि घर सब लोग मिल के बनाते हैं। घर किस कमाई से बना? घर बहुत कमाई से बनता है। नहीं, किस कमाई से? काला कमाई से बना है। आपका हमारा धन लूट कर बना है क्या? वो कमा के क्या मेहनत करके घर बनवाए हैं क्या? जिस व्यक्ति की हैसियत 100 रुपए की नहीं हो, उसका हैसियत 100 करोड़ का हो जाए तो क्या वो ईमानदारी की कमाई हो सकती है? निश्चित रूप से वो आपराधिक व्यक्ति होगा और लूट और घसूट की पैसे से उसका घर बना है। और ऐसा व्यक्ति जिसकी जांच की जाती है, घर ऐसे नहीं गिराया जाता है। वो कि तो किसी सरकारी जमीन को कब्जा किया है या फिर काले कमाई से अपने घर को बनवाया है। उस घर को पूज्य महाराज जी, और वो भी अपराधी व्यक्ति है, किसी भी गरीब आदमी का, किसी भी सहाय व्यक्ति का घर नहीं गिराया गया है। निश्चित रूप से वो उसके काले कमाई को गिराया जा रहा है और उसके कब्जे किए हुए जमीनों को मुक्त कराकर गरीबों को आवास दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री आवास बनाया जाता है। हमारे गाँव में तमाम लोगों को वृद्धा पेंशन, तमाम लोगों को आप देख लीजिए मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, सड़क की सुविधा, शौचालय, तमाम ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है जो सरकार द्वारा पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए दिया गया है। सरकार आएगी तो अपने क्षेत्र के लिए सबसे पहला काम क्या कराएंगे आप? देखिए, क्षेत्र के लिए तो मैं काम तो बहुत कराए हैं, काम तो बहुत कराए हैं, तो मैं भी देखा हूँ, आया तब भी देखा। यहाँ पे जनता दरबार, जनता चौपाल, अधिकारी चौपाल लगती है, लेकिन कोई एक काम बताइए जो सरकार अगर दोबारा बनती है तो जो आप कराएं। देखिए, जो बाकी रह गया इस सरकार। देखिए, निश्चित रूप से हमारे कुछ मन में
ऐसे कार्य हैं जिनको सरकार बनने के बाद मैं पूज्य महाराज जी के समक्ष रखूँगा। जैसे आप भटनी से आए होंगे नोना पार, तो सड़क ये थोड़ा चौड़ी कम है, इसको चौड़ीकरण के लिए एक प्रस्ताव मैंने महाराज जी से रखूँगा कि इसको 2 लेन कर दिया जाए। और उसके बाद से एक यहाँ हम हॉस्पिटल के निर्माण के लिए बात करेंगे। बाकी बिजली की समस्या थी वो समाप्त हो चुकी है। हमारे गांव में केबल पहले जर्जर तारें थी वो सारी बदल गई, सारा केबल बदल गया। उसके बाद से जो भी सुविधाएं थी लगभग सब प्राप्त है। लेकिन सरकार बनने के बाद जो भी नया योजना आएगा उस योजना को निश्चित रूप से हम अपने गाँव, अपने क्षेत्र और अपने लोगों के बीच उसको लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा इनकी सोच क्या है, मंशा क्या है। लगातार इन्होंने विकास अपने दम पे किया है। महाराज जी से सानिध्य लेकर इन्होंने बहुत विकास कार्य कराया और आगे भी अगर इस सत्ता में आते हैं तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले काम जो कराएंगे, जो भटनी से इनके गांव सड़क आती है उसका चौड़ीकरण कराएंगे। और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।